कृषि दर्शन की इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं हम हर बार आपको ले चलते हैं कृषि समाचार की ओर और साथ ही आपके बाजार में क्या आपके साग सब्जियों का भाव हो रहा है इस बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही आपके क्षेत्र के मौसम का मिजाज इस समय कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रेशम विभाग की योजना राज्य के 11 लाख जनजातीय परिवारों को रेशम उद्योग जोड़ेगी। अच्छे फसलोत्पादन के लिए जरूरी है मिट्टी की जांच। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेहतर उपकरण है प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड। हमारा राज्य झारखंड रेशम उत्पादन में देश के अन्य राज्यों में अग्रणी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक रेशम उत्पादन 11,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए झारखंड के 11 लाख जनजातीय परिवारों को इस उद्योग से जोड़ने की योजना है। राज्य के रेशम निदेशालय की ओर से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक रेशम उत्पादन 11,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की सफलता के लिए राज्य के 11 लाख जनजातीय परिवारों को रेशम उत्पादन उद्योग से जोड़ा जाएगा। साथ ही इस योजना में महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छे फसलोत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्व का सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के फूलों की मांग आज बाजार में वर्ष भर बनी रहती है। इस दृष्टिकोण से फूलों की खेती आज बहुत ही लाभप्रद साबित हो रही है। इस मौसम में किसान गेंदा फूल लगा सकते हैं। गेंदा फूल के बेहतर उत्पादन पाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा बताई गई उन्नत प्रभेद है पूसा नारंगी। शीतकाल में हमारे किसान भाई फूलों की खेती में गेंदे के फूल की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जिसके लिए उन्नत किस्म में पूसा नारंगी गेंदे का चुनाव करें। यह गेंदा आसानी से बाज़ार में अच्छे दामों पर बिक जाता है। गेंदे के फूल के बिछड़े आप तैयार कर लें नर्सरी बेड में, जिसमें 25 दिनों में तैयार हो जाती है और फिर इसका प्रतिरोपण छोटे छोटे प्लॉट में जिसकी चौड़ाई 6 फीट हो और लंबाई आवश्यकता अनुसार रखें और पौधे की रोपाई करें। रोपाई करते समय प्रति एकड़ यूरिया 30 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 75 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद 30 किलोग्राम का उपयोग करें। जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगा रखी है, उसमें इन दिनों एक समस्या आती है फलों के फटने की, जिससे किसानों को उस टमाटर के अच्छे दाम नहीं मिलते और उनका काफी नुकसान होता है। टमाटर में फल फटने की समस्या से कैसे निजात पाएं, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिस किसान भाइयों के खेत में टमाटर के फल जो है फट रहे हैं, वो किसान भाई 2 ग्राम बोरेक्स या बोरान का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पत्तियों के ऊपर छिड़काव करें, जिससे कि इस बीमारी से बचाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के खादों में वर्मी कंपोस्ट एक अच्छा खाद माना जाता है और आज इसका प्रयोग किसान खेतों में बहुतायत कर रहे हैं। इसलिए वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी बढ़ा है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन को और आसान बनाने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पक्के बेड बनवाने की तुलना में यह काफी सस्ता होता है और यह स्थान भी नहीं घेरता। हल्के होने की वजह से इसे आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है।
कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। यह शख्स कृषि की नई तकनीकों को सीखने सिखाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। नई वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा खेती करने पर इन्होंने अच्छी सफलता हासिल की, इसलिए अपने क्षेत्र के किसानों को भी ये इन्हीं वीडियो द्वारा खेती करने की सलाह देते हैं। मैं धान का खेती कर रहा हूँ अभी, बागवानी करता हूँ। पहले तो थे हमारा परंपरागत ढंग से कर रहे थे हमारे पूर्वज, जो हमें जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर से हमें मिली, तो मैं उस विधि से आज कर रहा हूँ खेती, तो मुझे काफ़ी लाभ मिल रही है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में आज अनाजों के भाव पिछले दिनों के भावों पर स्थिर रहे। बाजार विशेषज्ञों की माने तो प्रमुख दलहनी अनाजों के दामों में आंशिक वृद्धि हो सकती है। सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में तेजी दिखी। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भावों को देखें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए, गेहूं न्यूनतम 1350 रुपए से लेकर अधिकतम 1500 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 4550 रुपए, दाल चना न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए, आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए और प्याज न्यूनतम 2800 रुपए से लेकर अधिकतम 3200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और चाईबासा का तापमान अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। हजारीबाग अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, अभी अभी आपने जानकारी हासिल की कृषि समाचार, साथ ही मंडी भाव और आपके क्षेत्र के मौसम का मिजाज के बारे में। तो किसान भाइयों, अब चलिए खेती बाड़ी की ओर चलते हैं। आप अभी धान कटनी शुरू कर चुके हैं किसान भाइयों, और सारे किसान भाइयों का धान भी खलिहान तक पहुंच चुका होगा। तो किसान भाइयों, अभी आपका खेत खाली पड़ा होगा जहां पे आप गेहूं लगा सकते हैं, और बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि गेहूं लगा चुके हैं। अब गेहूं लगाने के बाद उस पर सम्मिलित पोषक प्रबंधन आप कैसे करेंगे, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए चलिए सीधे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार सिंह के पास चलते हैं। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है गेहूं की खेती में समन्वित पोषक प्रबंधन के बारे में, और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र हॉली क्रॉस हजारीबाग के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि गेहूं में पोषक प्रबंधन के बारे में, समन्वित पोषक प्रबंधन के बारे में, तो पोषक प्रबंधन गेहूं में इसका क्या मतलब है?
ऐसा है कि किसान भाई जो है खेतों में जो अपने जब भी गेहूं की बुआई करते हैं तो समन्वित पोषक प्रबंधन का मतलब यह है कि संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग और उसके साथ साथ जैविक उर्वरक और जैविक खाद का प्रयोग, इसको मिला के जो है समन्वित पोषक प्रबंधन कहा जाता है। और किसान क्या करते हैं कि किसान भाई जो है केवल कुछ उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है उनके खेत की उर्वरा शक्ति कम होता है और फसल की भरपूर उत्पादन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है किसान को काफ़ी लॉस होता है, काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाई क्या है कि तो यूरिया का प्रयोग करते हैं या तो DAP का प्रयोग करते हैं। इन दो उर्वरकों को प्रयोग करने से केवल मिट्टी में जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाता है पौधों को और सभी पोषक तत्व जो है नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण जो है उसका अच्छी तरह से विकास नहीं होता है और विकास जब अच्छी तरह से नहीं होगा तो उपज कम आएगा। तो इसके उपज को बढ़ाने के लिए, किसानों के उपज को बढ़ाने के लिए, मृदा का स्वास्थ्य को विकास करने के लिए, मृदा की उर्वरा शक्ति को विकास करने के लिए हमें समन्वित पोषक प्रबंधन के अंतर्गत जो है खेती करना होगा। इसमें समन्वित पोषक प्रबंधन के अंतर्गत जो है किसान भाई को प्रति हेक्टेयर की दर से 100 किलोग्राम जो है जैविक खाद, कंपोस्ट खाद हो या आपका वर्मी कंपोस्ट खाद हो या FOIM है, इसके माध्यम से वो देंगे। शेष जो है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से देंगे और उसमें जैविक उर्वरक का प्रयोग करेंगे। इसमें जो है गेहूं के लिए खास तौर से जैविक उर्वरक होता है एजिटोबैक्टर। ये एक एजिटोबैक्टर जो है स्वतंत्र होता है, इसको किसी पौधे की या किसी जड़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये मिट्टी के अंदर पड़ते ही ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और हवा में जो है 79% जो है नाइट्रोजन उपस्थित है, जो कि अगर सतह पर देखा जाए तो 80,000 टन जो है 80,000 टन जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को पौधा नहीं ले पाता है और ये जो है नाइट्रोजन हमारे किसी काम के नहीं है, हम नहीं यूज कर पाए, पौधे नहीं यूज कर पाते हैं। इसके लिए जो है ये बैक्टीरिया जो एक प्रकार का जो एजिटोबैक्टर जो होता है, ये इस नाइट्रोजन को उपयोग कर ज़मीन में संचित करता है और पौधों को प्रदान करता है। तो इस जो जैविक उर्वरक है जिसको एजिटोबैक्टर कहते हैं, इसको भी हम इसका सीड इनाकुलेशन के माध्यम से बीज के ऊपर इसका परत चढ़ाते हैं। परत चढ़ाने के बाद इसका बुआई करते हैं, तब ये जाके ज़्यादा लाभप्रद होता है। इसको हम थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे कि इसको कैसे हम उस बीज का इनाकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे। इनाकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि 25% का आप कह सकते हैं कि 25% का जो है हम घोल बनाते हैं, ठीक है। तो 25% घोल बनाने के लिए 250 ग्राम जो है हम गुड़ लेते हैं। 250 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में जो है घोल बना के उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें जो है एजिटोबैक्टर नामक कल्चर को और PSB कल्चर दोनों को मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि PSB कल्चर जो है फास्फोरस उपलब्ध कराता है। मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस जमा हो जाता है, पौधों को नहीं मिल पाता है, उस उर्वरक को, उस पोषक तत्व को घोलता है PSB और पौधों को प्रदान करता है। तो हम जब ये घोल बना रहे हैं तो इसमें दोनों कल्चरों का प्रयोग करेंगे, एजिटोबैक्टर और PSB कल्चर का घोल बना के इसको पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट तैयार करने के बाद इसको बीज के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, हल्के हाथ से मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसको तुरंत हम बुआई कर देते हैं। ये रही हमारी जैविक उर्वरक प्रयोग करने की विधि। साथ ही हम क्या करते हैं कि इसमें रासायनिक उर्वरकों का ही बहुत बड़ा महत्व होता है। रासायनिक उर्वरक जो है इसमें बैलेंस रूप में डालना चाहिए, जो कि किसान क्या करता है जनरली तो ज़्यादा डाल देता है या तो कम डालता है, जिसके कारण जिसको दोनों प्रभाव उल्टा पड़ता है। ज़्यादा डालने पर एक मिट्टी के अंदर एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आता है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट के कारण जो है जिस पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाता है वो दूसरे पोषक तत्व को पौधों को उपलब्ध नहीं होने देता है, जिसके कारण जो है फसल की विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम जो एक वैज्ञानिकों ने एक संतुलित उर्वरक का मात्रा निकाला है कि अगर इस संतुलित उर्वरक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा गेहूं की फसल की विकास बहुत अच्छा होगा, उपज भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे किसान संतुष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें रासायनिक उर्वरक की एक मात्रा है जिसके 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं तो ये संतुलित मात्रा में उर्वरक जाएगा। 100 किलोग्राम अगर नाइट्रोजन है तो उसमें यूरिया के माध्यम से अगर किसान भाई देता है तो 225 किलोग्राम यूरिया। अगर फास्फोरस 50 किलोग्राम है तो उसको
300 से लेकर 325 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करता है तो फास्फोरस 50 किलो मिल जाता है। अगर साथ में 30 किलो पोटास की अगर ज़रूरत है तो 50 से लेकर 55 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का अगर किसान भाई प्रयोग करता है प्रति हेक्टेयर की दर से तो वो संतुलित मात्रा में उर्वरक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों की बात चल रही थी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या समन्वित पोषक प्रबंधन के अंतर्गत। समन्वित पोषक प्रबंधन के अंतर्गत जो कि हम खाद की बात करते हैं, कंपोस्ट की बात करते हैं, तो कंपोस्ट को कब प्रयोग करना चाहिए? कंपोस्ट को हर स्थिति में कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना पहले खेत में बुआई से पहले इसको खेत में डालकर मिक्स कर देना चाहिए, जो कि सही समय पर पौधों को उपलब्ध हो या मिल सके। और जैविक उर्वरक की बात जो कहा, तो जैविक उर्वरक तो जो बीज के माध्यम से उसी समय हम उपचारित करते हैं, उपचारित करने के बाद बीज को बुआई कर देते हैं। रासायनिक उर्वरकों को जो हमने आपको बताया कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास, तो पोटास और फास्फोरस जो फास्फोरस की मात्रा जो सिंगल सुपर फास्फेट से हम दे रहे हैं, इसकी पूरी मात्रा जो है बुआई के समय ही खेत में डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन का आधी मात्रा जो कि नाइट्रोजन 100 किलो है तो उसको 50 किलो जो है बुआई के समय डाल देंगे और 50 किलो नाइट्रोजन का हम 2 या 3 बार में प्रयोग करेंगे। पहला हम उस समय प्रयोग करेंगे जब खेत की बुआई के 20 से लेके 25 दिन के बीच में हम पानी देते हैं। राइट टाइम उसका 21 दिन पर पानी देने का है, लेकिन इसके अंतराल में चल जाता है। 20 से 25 दिन पर जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय सिंचाई के तुरंत बाद हम जो है यूरिया का 1 भाग, जो उसका 3 भाग करेंगे या 2 भाग करेंगे, तो उसमें से 1 भाग का उसी समय जो है वो खेत में डाल देते हैं। 3 भाग किए हैं तो दूसरा जो है 40 से 45 दिन के बाद जब पानी लगाते हैं तो उस स्थिति पर हम उस यूरिया का प्रयोग करते हैं। तीसरा उस समय हम करते हैं जब बालियां निकलने की अवस्था आती है, जब बालियां अंदर रहता है, पौधे के अंदर रहता है, निकलने की अवस्था दिखाई देती है, उस समय भी हम यूरिया का लास्ट डोज जो है, अंतिम डोज उसमें डाल देते हैं, जिससे कि बालियाँ जल्दी निकल जाए। उस समय जो है प्रोटीन का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, पत्तियों से जो है नाइट्रोजन ट्रांसलोकेट होकर ये बीज की तरफ चले जाते हैं और बीज में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उस समय हमें नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत, पौधों को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो नाइट्रोजन सारा का सारा ऊपर की तरफ चला जाता है, तो पौधे जो है नाइट्रोजन लेके अपना पूरा प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे उसकी उपज में वृद्धि होता है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको पोषक तत्वों के बारे में किसी प्रकार की गलतफहमियां नहीं होंगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ किसान भाइयों, अभी अभी आपने जानकारी हासिल की कि आप गेहूं के फसल में सम्मिलित पोषक प्रबंधन किस प्रकार करेंगे। अब जो हमारे किसान भाई अभी तक गेहूं की फसल नहीं लगाए हैं, जो विलंब हो चुका है जिनके लिए गेहूं की फसल लगाना, वे आप हताश ना हो, क्योंकि गेहूं आप विलंब से भी लगा सकते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच जाने माने विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो हैं SN चौधरी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि विलंब से आप गेहूं की खेती कैसे करेंगे। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, आप सब रबी की खेती में पूरी तरह व्यस्त हो चुके होंगे और जहाँ तक रबी की बात है तो गेहूं उसकी एक प्रमुख फसल है। लेकिन ऐसा देखा जाता है किसान भाई कि बहुत से किसान भाई थोड़ा विलंब से भी गेहूं की खेती करते हैं। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में कौन कौन सी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और क्या क्या विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग। और हमारे साथ है यहाँ केंद्र के शस्य विशेषज्ञ डॉक्टर SN चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले चौधरी साहब ये बताया जाए कि जो किसान भाई विलंब से गेहूं की खेती करते हैं तो किन बातों पर विशेष रूप से वो ध्यान दें।
हाँ, सही कहा आपने। विलम्ब से खेती करने, गेहूं की खेती करने के लिए ये आवश्यक है किस्मों का चुनाव, सही किस्मों का चुनाव जो विलम्ब की खेती के लिए अनुशंसित है। किसान यहीं पे धोखा खाते हैं। थोड़ी सी जानकारी के अभाव में किसान को काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है, चूँकि तापक्रम में इस तरह से परिवर्तन हो रहा है कि ठंडक जो है बहुत दिनों तक नहीं रह के गर्मी कुछ पहले आ जाती है, जिसमें दुग्धावस्था में फसल होती है और किसानों को नुकसान होता है। इसलिए किस्म का चुनाव महत्वपूर्ण है। और विलम्ब से बुआई के लिए 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक सही बुआई का समय है। इसके लिए जो अनुशंसित किस्म है वो है HUW 234, PBW 373, HP 1633 जिसको सोनाली के नाम से भी जानते हैं, HP 1744, NW 1014, DBW 17। ये इन किस्मों की किसान खेती करे तो बेहतर लाभ और उपज मिलेगा। इसके अलावा एक और किस्म जो अनुशंसित है SD 2285, और जो संथाल परगना और छोटानागपुर के लिए, यूँ कहें अब की झारखंड के लिए तो विशेष रूप से अनुशंसित की गई है HP 1209 किस्म विलम्ब के बुआई के लिए सर्वदा अनुकूल है। चौधरी साहब, आपने बताया कि विलम्ब से गेहूं की जब खेती करनी हो तो विशेष रूप से किस्म पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जब किसान भाई किस्मों का चयन कर लें तो जो बाकी के जो जिन्होंने पहले गेहूं की खेती शुरू कर दी है उनसे और विलम्ब से जिन्होंने किया उनमें क्या अंतर होता है? जी हाँ, दोनों में जो अंतर है वो है पहले तो बीज की मात्रा। जो आप विलम्ब करेंगे त्यों बीज की मात्रा बढ़ानी होगी। कारण है कि जो बुआई की दूरी होती है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी समय से बुआई में 22 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, लेकिन जो ही आप विलम्ब से खेती की अवस्था में आते हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 18 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। इस अवस्था में बीज की मात्रा बढ़नी है। समय से बुआई के लिए 40 किलो प्रति एकड़ होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही विलम्ब की बुआई की बात आती है तो 50 किलो प्रति एकड़ की बीज की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ बीज जब भी आप बोनी की बात करें तो बिना बीज उपचार किए बुआई कदापि नहीं करनी चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम जो बाज़ार में बेविस्टीन, सेविस्टीन, धनुस्टीन, जैकिस्टीन इन नामों से उपलब्ध हैं, 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करके ही बुआई करनी चाहिए। और चौधरी साहब, बुआई के बाद अगर हम बात करें खाद उर्वरक के प्रयोग की तो इसमें भी क्या कुछ विशेष ध्यान? जहाँ विलम्ब से बुआई की दशा में खाद की मात्रा कम जाती है। वैसे तो अगर NPK फॉर्म में हम बात करें तो विलम्ब से बुआई के लिए 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसानों के लिए जरूरी है कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, सीधे खाद के रूप में हम बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि 20-20-0-13 NPK-S 20-20-0-13 ये सर्वदा इसमें जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है पोषक तत्वों की, ये गेहूं की खेती के लिए अनुकूल है। और साथ में जो लास्ट में 13 है वो गंधक होने से खेती पर अनुकूल असर पड़ता है। तो 20-20-0-13 80 किलो प्रति एकड़ और म्यूरेट ऑफ पोटास ये 27 किलो प्रति एकड़ की दर से किसान को उपयोग करना चाहिए बुआई के समय। इसके बाद पहली सिंचाई के उपरांत टॉप ड्रेसिंग के रूप में 23 किलो प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें, और फिर 15 दिन के बाद दूसरी सिंचाई कर दूसरे या तीसरे दिन संध्या काल में 23 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का टॉप ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसमें सिंचाई की अवस्था कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, वैसे तो 6 अवस्थाएं होती है और 6 अवस्थाओं में सिंचाई आवश्यक है। पहली सिंचाई शिखर जड़ बनने के समय जो 20 से 21 दिन में आते हैं। दूसरी सिंचाई जब कल्ले बनने की अवस्था आती है, ये 40 से 45 दिन की अवस्था में होती है। तीसरी सिंचाई जब गाभा
लेट टिलरिंग स्टेज है। गाभा बनने की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है 60 से 65 दिन में, उस समय करनी चाहिए। चौथी सिंचाई फूल लगने समय 70 से 75 दिन में। पाँचवीं सिंचाई दुग्धावस्था में जो 90 से 95 दिन में आती है। और छठी सिंचाई आटा बनने समय जो 105 से 110 दिन की अवस्था में होती है, उस समय करनी चाहिए। लेकिन छठी अवस्था में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जैसे पछिया हवा अगर बहना शुरू हो गया हो तो उस समय किसी भी स्थिति में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी देखने कि झारखंड की परिस्थितियों में 6 सिंचाई तो संभव है नहीं, यहाँ पे पानी सबसे बड़ी समस्या है। तो किसान 4 सिंचाई करते हैं। इन 4 सिंचाई में थोड़ी सा गलती कर जाते हैं कि किस अवस्था में सिंचाई करनी है इसका ध्यान नहीं रखते हुए, और वो नुकसान भी, पैसे का भी नुकसान होता है और उस अनुपात में उसको उपज नहीं मिलता है। अगर 4 सिंचाई किसान करे तो पहली सिंचाई शिखर जल बनने समय, दूसरी सिंचाई कल्ले बनने समय, तीसरी सिंचाई गाभा बनने समय और चौथी सिंचाई जब दूध भर रहे होते हैं उस समय किसान करे तो अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा उपज मिलेगी। चौधरी साहब, विलम्ब से जो किसान खेती गेहूं की कर रहे हैं, तो क्या ऐसी खेती में भी कुछ रोग आदि का प्रकोप होता है? और अगर होता है तो इसका निदान क्या हो सकता है? जी, अभी तो जितने भी किस्में निकाली गई है तो उसमें रस्ट जो हरदा रोग है, येलो, ब्राउन और ब्लैक रस्ट, ये इस लगभग जो है वो टॉलरेंस कंडीशंस में है, प्रतिरोधी गुण लिए हुए है, इसका असर नहीं के बराबर होता है। लेकिन जो कलिका रोग है, गेहूं का कलिका रोग जो लूज स्पॉट ऑफ व्हीट है, तो ये दिखाई पड़ता है कि बीच बीच में एक आध बाल जो हैं वो आपको काले पाउडर जैसे परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए एकमात्र उपाय है कि वो बीज उपचार करें, बीज उपचार करें। और ये रोग अगर लग जाए तो सावधानी पूर्वक उस बाल के या उस पाउडर बने हुए बाल के चारों ओर कागज़ को लपेट कर और उखाड़ के दूर में जाके या तो गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। और जितने भी रस्ट, हरदा रोग हो जाने के बाद उसका कंट्रोल करना, उसका नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो किसानों के लिए सुझाव है कि वो बीज उपचार कर ले। बीजोपचार से बेहतर कोई साधन नहीं है रोग के बचाव के लिए। तो चौधरी साहब, आपने विलम्ब से गेहूं की खेती के बारे में किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो किसान भाइयों, जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा और भी हम बहुत सारे जानकारी आपके समक्ष लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपना पता बता देना चाहते हैं। अब फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारे ये खास कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। अगली कड़ी में नई नई जानकारियों और जाने माने विशेषज्ञों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।